हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों और दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की थ्योरी भी बताई थी और न्यूमेरिकल की मदद से उसको सॉल्व करना भी समझाया था। इस प्रॉब्लम में मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हुआ आप लोगों के सामने कुछ और क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में देखने में लगता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें आप व्हीट स्टोन ब्रिज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो फिगर दिया गया है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दोस्तों, ये रही प्रॉब्लम आपके सामने है। इसमें आपके पास लगभग 7 रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं और इसमें क्लियरली ऑब्जर्व है कि सी और बी, इसी तरह से ए और डी के बीच में जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए 5 ओम के, ये आपके सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसमें भी मैंने ये बताया है आपके ये जो दो 5 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाए, जिससे कि समझ सकें। तो जब मैंने आपको इस फिगर को मॉडिफाई किया हुआ है तो क्लियरली दिख रहा है ए और सी के बीच में 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है और सी और बी के बीच में 5 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए। इसी तरीके से ए और डी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिनमें दोनों की वैल्यू 5 ओम है और डी और बी के बीच में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 5 ओम है। अब हम सीरीज़ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इनकी वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ए और सी के बीच में हमको क्या मिलेगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस, और डी और बी के बीच में भी हमको सीरीज़ में जोड़ने में 10 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब हम जो दो 5 ओम के जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनको हटा करके इनकी जगह पर 10 ओम का रेजिस्टेंस रख देंगे। तो देखिए कैसा फिगर हमारा बनेगा। ये बेटा आपका और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई फिगर है। इसमें क्लियर है ए और सी के बीच में 5 ओम है, सी और बी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ए और डी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है और डी और बी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है और सी और डी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज लगा सकते, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग ज़रूर चेक कर लें। अगर आप बैलेंसिंग चेक नहीं करेंगे तो ये धोखा हो सकता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज लग ही ना रहा हो और आप इसको लगा दें। तो देखिए ए और सी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हम बेसिक फिगर से कंपेयर करें ये, तो आपका क्या हो जाएगा, P = 5 ओम। इसी तरह से सी और बी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका Q हो गया। ए और डी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका R हो गया। डी और बी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका S हो गया। अब हम व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन चेक करते हैं। तो देखिए P और Q, P/Q की वैल्यू आपके पास क्या है, 5/10, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, और R/S की वैल्यू जो है वो 10/5 हो गई, जो इसकी वैल्यू है 2। तो देखिए यहाँ पे P/Q और R/S की वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपका अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसलिए हम इसमें
व्हीटस्टोन की ब्रिज की थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और बी के बीच में हम एक सेल अपनी ओर से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये देखिए आपका, जब हमने ए और बी के बीच में सेल ई लगा दिया है, तो सेल लगाने से क्या होगा, सेल ई से आई करंट आपकी फ्लो होगी, जो नोड ए पर AC और AD की ओर दो करंट में डिवाइड हो जाएगी। हमने मान लिया AC में I1 करंट फ्लो हो रही है और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाते हुए AD की ओर I-I1 करंट जाएगी। इसी तरह से C पर आते हुए हम एक बार फिर से किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं और मान लेते हैं C से B की ओर I2 करंट जा रही है, तो C से D की ओर कितनी करंट जाएगी, I1 माइनस I2। और D पर आकर ये दोनों करंट जब में मीट करेंगी तो आपके पास क्या बनेगा, I1 माइनस I2। और ऊपर वाली करंट और नीचे वाली करंट जब B पर आएंगे तो फिर से आपकी I करंट बन जाएगी। और इस तरीके से हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाया हुआ है। अब हमारे पास कुछ लूप बन रहे हैं। अब इन लूप्स में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। देखिए किस तरह से लगाते हैं। हम लूप ACDA में किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका बनेगा 5 इंटू I1 प्लस 5 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 10 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं, इसलिए इज इक्वल टू 0 हुआ। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 5 इंटू I1 प्लस 5 इंटू I1 माइनस 5 इंटू I2 माइनस 10 इंटू I प्लस 10 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 10 I1 प्लस 5 I1 प्लस 5 I1 प्लस 10 I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस 10 I1 माइनस 10 I प्लस 20 I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। और I1 को हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 10 I। इसी तरह से हम लूप CBDC में भी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 इंटू I2 माइनस 5 इंटू I माइनस I2 माइनस 5 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू I2 माइनस 5 इंटू I प्लस 5 इंटू I2 माइनस 5 I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस 5I माइनस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 5I2 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। फिर हमें अगली लाइन में मिलेगा 5I1 माइनस 5I1 प्लस 20I2 इज इक्वल टू 0। और फाइनली हमको मिलेगा माइनस 5I1 प्लस 20I2 इज इक्वल टू 5I। इसी तरीके से हम एक लूप और ले लेते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप ABDB। तो हमारे पास क्या हो गया, 10 इंटू I माइनस I1 प्लस 5 इंटू I माइनस I2 इज इक्वल टू E। इसलिए क्योंकि इसमें बेटा इस लूप में सेल E प्रेजेंट है जो कि उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंटू I माइनस 10 इंटू I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू E। और फाइनली 15I माइनस 10I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें और I1 I2 की वैल्यू हम I के टर्म्स में निकालें तो I1 की वैल्यू आएगी 3/5I और I2 की वैल्यू आएगी 2/5I।
इन दोनों वैल्यूज़ I1 और I2 की वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 7I, और इसका कंपैरिजन E इज इक्वल टू IR से करें तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आती है, 7 आती है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था जिसमें कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया था, तो A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 7 ओम है। तो देखा बच्चों, इस तरीके से A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 7 ओम आया है। बेटा ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि आप चेक करें कि कब किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज लग पाएगा, तो ही आप उसको अप्लाई करें। पिछली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम को आप जब कंपेयर करेंगे, हमारे पिछले लेक्चर और इस वाले लेक्चर को, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई हुई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है वो आप हमको हमारे इस ईमेल पर कांटेक्ट करें, मैं आपकी सारी समस्याएं सुलझाऊंगा। एंड थैंक यू।